Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth, the study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake life or imagination. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय वेदों में हमारे जो वेद हैं, वेद तो पूरी पृथ्वी के लिए होते हैं, सभी मनुष्यों के लिए। वेदों में ग्रह, नक्षत्र, तारा, इनका बड़ा विस्तृत वर्णन है। मेरी पुस्तक में मैंने इसमें बहुत ध्यान से लिखा है। इस पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो इसका दूसरा वर्जन भी आने वाला है, उस पर काम चल रहा है, मेरा चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ उसको। तो बहुत ही विस्तृत जो अध्यात्म और अंतरिक्ष और जो लोक हैं, जो 7 लोग ऊपर हैं पृथ्वी के, 7 लोग नीचे हैं, उनमें बहुत इंटीग्रेशन है। मतलब कि अध्यात्म का उसमें बहुत रिश्ता है। इसलिए हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और ज्योतिष शास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। मतलब कि अब ज्योतिष शास्त्र का आपके पर्सनल जीवन पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए जो भी व्यक्तियों को उसका ज्ञान होता है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े हमारे चैनल पे भी आ चुके हैं बड़े लोग, और बाकी जगह भी बताते रहते हैं आपको यूट्यूब पे। बहुत ही एक्यूरेट विज्ञान होता है, लेकिन उसको ढंग से हमको कनेक्ट करना पड़ता है शास्त्रों से। जैसे न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान बताते हैं 15वें चैप्टर में। तो जहाँ पर सूर्य और चंद्र भी ना हो, तो मतलब हम और आप वहाँ पर भी रह सकते हैं, क्योंकि हम आत्माओं की जरूरत नहीं होती है, शरीर की जरूरत होती है सूर्य चंद्र की। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा रिसेंट एडिशन है, बेस्ड ऑन लास्ट वीक। थोड़ा पुराना भी है कि भारत का प्लान बहुत पुराने से रहा है, किस तरह अंतरिक्ष को भारत की सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाए। देखिए, भारत की सुरक्षा नहीं हो रही है, ये सनातन धर्म की सुरक्षा हो रही है, वेदों की सुरक्षा हो रही है। क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जो उसको यूज़ करना चाहते हैं। सनातन धर्म के ऊपर तो कोई आक्रमण कर नहीं सकता, लेकिन भारत के ऊपर करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी भी वर्णाश्रम जीवित है। क्योंकि सारा युद्ध जो है वर्णाश्रम के विरुद्ध है। उनको ब्राह्मण खत्म करने हैं, क्षत्रिय खत्म करने हैं, वैश्यों को कंट्रोल करना है। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो वैश्य तो कर नहीं पाएंगे कुछ भी। तो जो भी बिजनेसमैन है, वणिक हैं, उनको बड़ा सपोर्ट करना चाहिए भारत के इस अनुसंधान को। क्योंकि बिना ब्राह्मण के, बिना क्षत्रिय के उनका कार्य पूरा नहीं होगा। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाता है बिजनेस का, आजकल ज़्यादा फोकस होता है। तो जब तक भारत सशक्त नहीं होगा, क्षत्रिय सशक्त नहीं होंगे, या ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होगी, ब्राह्मण मतलब जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो अपने इंद्रियों पर संयम करते हैं और भारत को उसकी सभ्यता से जोड़े रखते हैं, वो ब्राह्मण हैं। उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। वो ऐसी होती है, सिर्फ वैश्यों की सुरक्षा नहीं, उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। तो जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम समाज को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर क्षत्रिय उनके संरक्षण में या उनकी प्रोटेक्शन के लिए कार्य करते हैं, वणिक की और जो बिजनेस और जो सैलरीड पीपल हैं उनकी, तो तब सुरक्षा बढ़ती है। इसलिए भारत का स्पेस एजेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्पेस का मिलिटराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय के अनुसार। पहले भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी, आप देखते होंगे, मैंने तो बहुत सारे वर्णन किए हैं किस तरह जो अंतरिक्ष से या दूसरे ग्रहों से लोग आक्रमण कर रहे हैं पिछले युगों में। आजकल उस तरह के लोग पृथ्वी पर हैं। इसलिए डिफेंस स्पेस एजेंसी जो भारत का है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की क्षमता भारत के पास है, आपको दंग हो जाएंगे। मैं स्पेस में थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपको बताऊं कि भारत का जो स्पेस एजेंसी है, डिफेंस स्पेस एजेंसी, उसको स्थापित किया गया था 28 सितंबर 2018 को, 6 साल पहले, 6-7 साल पहले। और ये तीनों सेनाओं का कंबाइंड है, ये ऑपरेशन है, कंबाइंड ऑपरेशन है। और इसका काम है स्पेस वॉरफेयर को देखना और सैटेलाइट इंटेलिजेंस को देखना, जिसका आपने थोड़ा सा झलकी देखा सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में, और 2016 में भी उसका ऑपरेशन किया गया था, तब भी देखा गया। और भारत ने एंटी सैटेलाइट जो वेपन्स बनाए हैं वो भारत की सुरक्षा के लिए है।
मैं चाहता हूँ कि जो भी आप जो यूथ है जो इसमें काम कर रहा है या काम करना चाहता है, प्लीज़ इसमें जुड़ जाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक एक भारत माता की रक्षा के लिए, क्योंकि भारत सिर्फ भारत ही नहीं है, भारत जो है संपूर्ण विश्व के नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशंस की संरक्षण करता है। ये बड़ा धार्मिक कार्य है भारत का कि भारत की सेनाएं अच्छी सेनाओं में गिनी जाती हैं जो अच्छाई के लिए लड़ती हैं। दे वर्क फॉर द गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड। Indian armed forces work for the goodness of the world, and that is a very positive quality of Indian armed forces. चलिए अब इस पे आगे बढ़ते हैं। एंड आई वांट आप जो यूथ हैं उसमें आप जुड़ें उसमें। जैसे नरेश चंद्र जो टास्क फोर्स थी जो जुलाई 2011 में बनाई गई थी शिव शंकर मेनन के द्वारा, उन्होंने कारगिल के युद्ध को रिव्यू किया और उन्होंने बोला कि अब यहाँ पर जो है स्पेस सैटेलाइट एजेंसी होनी चाहिए, मतलब डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी एंड द आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन। और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में 28 सितंबर 2018 को एक कॉन्फ्रेंस किया जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे, और इस तरह डिफेंस इमेजनरी प्रोसेसिंग सेंटर दिल्ली में बना और डिफेंस सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर भोपाल को भी उसके अंदर लाया गया और बेंगलोर में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। तो ये सब ऑपरेशंस किए गए भारत की तरफ से और ये बेंगलोर बेस्ड है, फुली ऑपरेशनल है। इसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इसको मतलब इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी बोलते हैं। और इसमें सिग्नल्स इंटेलिजेंस सिगिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस इलिंट और कम्युनिकेशंस इंटेलिजेंस कॉमेंट और बाकी सर्विस सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है और ट्रैकिंग सिस्टम्स है उनको इंटीग्रेट किया है। इसका आपने प्रभाव देखा ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में 800 किलोमीटर की रेंज पे, मतलब कारगिल से लेके गुजरात तक भारत की जो एयर डिफेंस है इंटीग्रेटेड वे में एक भी अटैक पाकिस्तान का भारत की ज़मीन पर नहीं हो पाया। ये इसका आउटकम है। और इसको सिर्फ भारतीय क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो योग का बैकग्राउंड है और हमारा जो सोचने का तरीका है, संस्कृत बेस्ड सोचने का तरीका है, दैट इज़ एडवांटेज। ये दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि योग से आप फाइनर थिंग्स देख सकते हैं। अगर योग नहीं है तो आप वैज्ञानिक भी नहीं बन सकते। ज्ञान को जब आप योग की दृष्टि से देखते हैं तो बन जाता है विज्ञान। समझे आप? योग में मन बुद्धि अहंकार पे कंट्रोल किया जाता है, तब आप ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आसना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको स्वस्थ भी रखते हैं, आपके मन को हेल्दी भी रखते हैं, आपकी बुद्धि को प्रबल बनाते हैं। योग के माध्यम से बुद्धि प्रबल होती है। ये वेस्टर्न साइंटिफिक में वो लोग एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह पता नहीं, क्योंकि हम तो योग के माध्यम से वेस्टर्न साइंस को इवेल्युएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आसुरिक है, क्योंकि जो चीज़ शरीर पे आधारित हो वो आसुरिक है। शरीर स्वस्थ होना ही चाहिए, सबका होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो योग जो अध्यात्म से कनेक्टेड है तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और वही लोग, इसीलिए भारत इसमें आगे निकलता ही रहेगा। दो चीज़ें, रॉकेटरी में आगे निकलता रहेगा, रिमोट सेंसिंग में आगे निकलता रहेगा, कम्युनिकेशन में आगे निकलता रहेगा, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका अलग है। मैं इसलिए बता सकता हूँ कि मैं इंजीनियर्स को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और भारतीय इंजीनियर्स को, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि ये जो सरकार है बार बार इंजीनियर्स को सपोर्ट कर रही है, जो कि विश्वकर्मा के अनुयायी है एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़रूरत होती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सब बातें हम करते रहेंगे। डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी जो है, इसने विज्ञान है जो कि वैज्ञानिक हैं जो इंटीग्रेटेड डिफेंस टाइप का पार्ट है। और इंडिया जो है अब इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स बन चुका है। इंडियन एयरफोर्स में इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स IAF को ट्रांजिशन किया जा रहा है ताकि वो उस तरह से काम करे, और फुल फ्लैज स्पेस कमांड है ये, इंटीग्रेटेड स्पेस कमांड। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का ये प्लान भी चल रहा है। शायद कुछ सालों में आप देखेंगे SBS 3 प्रोजेक्ट। SBS जो इसका है कि स्पेस इसका जो है SBS स्टैंड्स फॉर स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोजेक्ट। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों इसके प्रोजेक्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और इसमें पहली बार स्पेस इंडियन स्पेस एक्स 2019 में हुआ।
जहाँ पे सिस्टम्स को वैलिडेट किया गया कैसे ऑपरेट करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है किसी भी मिलिट्री का, एटलीस्ट इन एशिया में समझ रहा हूँ, कि जहाँ पे इस तरह के टेस्ट किए गए। शायद चाइना ने ऐसा किया होगा, लेकिन चाइना का भी इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं था जो हमने 2019 में 6 साल पहले टेस्ट किया उसको। लेकिन अमेरिका का है, लेकिन कितना टेस्टिंग हुआ है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अमेरिका की पता नहीं लगती हैं, अमेरिकन को पता नहीं होती है, तो हमारे पास भी कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। भारत का है, क्योंकि भारत ने डिक्लेयर करके किया उसको। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसके अंदर। तो GSAT-7, GSAT-7A दोनों एक्टिव हैं, और GSAT-7C, 7B, 7R ये तैयार किए जा रहे हैं लॉन्च के लिए। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने 2001 में 4 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, कार्टोसैट-2A, 2B, इरोस-B एंड राइसैट-2। राइसैट-2 के बारे में आपको बताऊंगा, जो रिमोट सेंसिंग है, वेरी वेरी कैपेबल। 35 सेंटीमीटर के बीच में 630 किलोमीटर की रेंज होती है, अप टू 630 किलोमीटर तक, जो लो ऑर्बिट इसको बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, और फिर जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट जो कि 60,000 किलोमीटर्स बोलते हैं। मुझे ये सब डिटेल्स में वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, बिकॉज उसमें आपको एजेंसीज का इंफॉर्मेशन पर ही आपको बिलीव करना पड़ता है कि यस दे मस्ट हैव डन इट, और डिपेंडिंग ऑन द भारतीय जो इंजीनियर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट। सबके सब सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, वेरी ऑनेस्ट, तो मैं आई ट्रस्ट देम फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन सेंट। और थैंक यू फॉर आवर सतोलॉजी मेंबर्स फॉर सेंडिंग मी दिस डॉक्यूमेंट। नाम नहीं लूँगा बिकॉज दे आस्क मी टू नॉट डिस्क्लोज। तो अब ये कार्टोसैट-2A, 2B, इरोस-B, राइसैट-2, और जो दूसरा सैटेलाइट है जिसमें 6 सैटेलाइट्स अप्रूव किए गए थे फेज़ 2 प्रोजेक्ट में, वो थे कार्टोसैट-2C, 2D, 3A, 3B, माइक्रोसैट-TD, रिसैट-2A, और ये सब अप्रूव किए गए थे। अक्टूबर में 2024 में कैबिनेट कमिटी ने जो था 52 सैटेलाइट्स करने का स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस फेज़ 3 को लॉन्च किया, और ये जो प्रोजेक्ट था करीब $3.5 बिलियन का है, $3.2 बिलियन का है, या थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो उसको मॉनिटर कर रही है। और तो ये एक्चुअली बनाया गया लॉन्ग रेंज UAVs के लिए, ताकि वो ग्लोबल ऑपरेशन कर सकें। UAVs अगर उड़ रहे हैं तो उनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन चाहिए, और आप बिल्कुल भी अमेरिकन GPS, रशियन ग्लोसनास, चाइनीज़ बेदू या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो सैटेलाइट्स हैं उन पे आप बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर सकते। ओके, जेमिनी, उस पर भी डिपेंड नहीं कर सकते। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन, क्योंकि भारत एक अलग ही कॉन्टिनेंट है। आप सोचिए, भारतीय पॉपुलेशन जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप कंबाइंड से ज़्यादा है, तो क्यों हमको चाहिए उनकी मदद? यू कैन नॉट डिपेंड ऑन देम फॉर सिक्योरिटी। मुझे प्रॉब्लम होती है कि अगर भारत फ्रांस के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है, क्योंकि फ्रांस का इतिहास है, अपेरेंटली अपोज करता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को, लेकिन बाद में उनके साथ कोलैबोरेट भी करता है, झुक जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी को बिलोंग करता है वो। तो उसके साथ भी मुझे प्रॉब्लम है, पर्सनली होती है, क्योंकि व्हेन यू आर लुकिंग एट कूटनीति, देन यू कैन नॉट ट्रस्ट योर एनिमीज। ओके, ये बुक आप जरूर देखिएगा, इट्स कॉल्ड द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, जरूर देखिएगा इसको आप। तो अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये 5 सैटेलाइट्स में 5 फेजेस में इसको लॉन्च किया जाएगा, है ना। तो 5 फेजेस इसलिए बोला हूँ कि क्योंकि यू कैन आपको टेस्ट ऑलरेडी क्या होता है कि जब वो उड़ते हैं पृथ्वी से, उसी समय आपको प्रोग्रामिंग की जाती है, और कनेक्शंस किए जाते हैं व्हेन दे आर ऑन द ग्राउंड। तो व्हेन दे गो अप, देन दे उसको फिर आजकल AI एनेबल्ड भी क्या है, AI एनेबल्ड का अर्थ है कि उसके अंदर कुछ ऐसे मॉडल्स लगाए गए हैं जो उसको नेचुरल प्रोसेसिंग देते हैं कि कब कनेक्ट करना है, किस सिग्नल से कनेक्ट करना है, ये प्रोसेसिंग होता है। तो ऊपर जाएगा तो अपने आप ही सिग्नल्स ढूंढ के कनेक्ट करना शुरू कर देगा एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो वो सारी प्रोग्रामिंग विल बी डन ऑन द ग्राउंड। व्हेन दे गो अप, दे बिहेव हाउ दे वर प्रोग्राम्ड इन द ग्राउंड, और फिर वो अपना वो काम करते हैं। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज सेंट इन द स्पेस, देयर आर स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस डिफाइंड, और एक जेनेरिक रखा जाता है सो दैट दे ऑल कैन शेयर डेटा अमंग्स ईच अदर,
और भारत को रिले करते रहें ऑन टाइम। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इजी नहीं होता, बट दैट्स वाई इंजीनियर्स लव इट, इट्स अ चैलेंज। और तो जो 21 सैटेलाइट्स जो बनेंगे वो फ्रांस की कंपनी के थ्रू बनेंगे और इसरो के थ्रू, और जो बाकी 31 होंगे वो भारतीय कंपनीज बनाएंगी, जो सर्वेलेंस, रिकनेंस, कम्युनिकेशन। सर्वेलेंस का अर्थ है मूवमेंट्स देखना ऑब्जेक्ट्स के, और ये सैटेलाइट्स जो हैं 35 सेंटीमीटर, इनका जो 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 प्रिसिशन होता है 35 सेंटीमीटर्स अपार्ट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी किसी भी दूसरे सैटेलाइट में नहीं है पूरी दुनिया में। ओके, 35 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिए 35 सेंटीमीटर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो समझ लीजिए जस्ट दिस मच। तो 2 फीट, लिटरली 2 फीट के डिस्टेंस पे देख सकते हैं। और बाकी सैटेलाइट जो होते हैं इनका जो कैपेसिटी होता है 0.95 मीटर से लेके 36 मीटर तक, जो ऊपर लेवल पे हैं, जो कम्युनिकेशंस देखते हैं, हैवी कम्युनिकेशंस देखते हैं, उनके बैंड्स होते हैं अलग अलग। तो एलईओ, एमईओ मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, और जीईओ, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, तीनों के सैटेलाइट्स हैं। और इन सभी को पहला बैच जो है अप्रैल 2026 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो वी विल सी दैट। और इसमें चीन, पाकिस्तान, इंडियन ओशन रीजन, एक्चुअली कोई भी पार्ट पृथ्वी का अनकवर्ड नहीं रहेगा, लेकिन वी नीड मोर सैटेलाइट्स, हमको करीब 108 चाहिए, बट दीज आर डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स। ओके, तो इसमें ओडीए लूप भी होता है। ओडीए लूप अमेरिकन मिलिट्री का है, विच इज़ ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट। ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट मतलब कि इसको जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस आप जनरेट कर सकते हैं। या अगर इसको आपने इंटरवल किया 1 घंटे का या आधे घंटे का, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आधे घंटे में। और दुनिया भी स्टडी कर रही है, लोगों के पास भी पता है कि ये सैटेलाइट अब निकलेगा, अब उसका इमेज होगा, बट दे डोंट नो इट कवर्स 2000 नॉटिकल माइल्स एरिया ऑन द इंडियन ओशन रीजन। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा विंडो है। तो दूसरा जब तक आएगा, पहला ऑलरेडी कवर कर रहा है, दे हैव नो आइडिया। तो नो स्पेस लेफ्ट फॉर गैप्स, और ये सिर्फ भारत कर सकता है, कोई और, क्योंकि उसके लिए धन भी चाहिए। आप सब लोग प्लान तो बना सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, समझे आप, इसलिए। और पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, उसके बाद इतना सामान उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इटसेल्फ इज़ ए थ्रेट। पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ ए थ्रेट, चाइना इटसेल्फ इज़ ए थ्रेट। और तो चाइना को भी, चाइना से तो बचने के लिए कर रहे हैं भारत, और साथ में पश्चिमी देशों से भी, क्योंकि पश्चिमी देशों की खुराफात चलती रहती है। आपको मालूम है बे ऑफ बंगाल में अभी F-35 से वापस टेस्ट किया गया, वो कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, और भारतीय एयर डिफेंस ने उसको कैच कर लिया। इसका मतलब ये अंडमान निकोबार पे भारत की सुरक्षा और बढ़नी चाहिए, और पाकिस्तान के टुकड़े होना जरूरी है इस समय, पश्चिमी देशों के नेफेरियस जो प्लान है उनको खराब करने के लिए। बांग्लादेश को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। उसकी पनिशमेंट भारत को देनी पड़ेगी, वो सैन्य पनिशमेंट होती है और देनी पड़ेगी। और साथ में अपने हिंदू भाई बहनों से बोलूँगा जो बांग्लादेश में है, डू वॉट एवर इट टेक्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, जो करना है करो। जब पर्सनल सुरक्षा की बात होती है तो आपको वो सारी चीज़ें करना होगा, आपको धर्म उसको आपके पीछे खड़ा रहता है उसके लिए। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए जो करना है करें, जो करना है। तो चलिए, जो ऑपरेशनल सैटेलाइट से बताता हूँ मैं, रिसैट 2B। नाउ रिसैट जो ये रिमोट, ये जो रिसैट सैटेलाइट्स हैं, इसको बोलते हैं रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स। और मेरे लिए व्हेन दे वर लॉन्च्ड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत क्लोजली कवर करता हूँ इनको पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, मेरे को रहता है। रिसैट इज़ ए वेरी वेरी पावरफुल सिस्टम, वेरी पावरफुल सिस्टम। ये जो है अर्थ ईओ से कैटेगरी में, अर्थ ऑब्जर्वेशन, और कभी एलईओ में भी आता है। ये रडार रिकनेंस सैटेलाइट, ये जो है रडार्स को ऑब्जर्व करता है। इसका यूज़ सिविलियन भी होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इनफैक्ट ये हर जगह यूज़ होता है। रिसैट 2B and रिसैट 2BR. रिसैट 2BR is a synthetic aperture radar imaging satellite. ये जो सैटेलाइट है, ये क्या करता है कि इट कैन मॉनिटर थिंग्स
radars, it can monitor things very closely, प्लस इसका कैपेसिटी इतना स्ट्रांग है कि 35 सेंटीमीटर्स के ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर लेता है, ये क्या है ये क्या है. तो इट इज़ वेरी 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 पावरफुल मिलिट्री एप्लीकेशन. इसको आप सिविलियन उसमें यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप किसी अगर हरिकेन सिनेरियो में हो तो बोट्स हैं, 2 बोट्स खड़ी हुई हैं, तो यू नो कि विच इज़ दिस, मिलिट्री बोट है या सिविलियन बोट है उस सिनेरियो में, या फिर बिल्डिंग्स के सिनेरियो में कि ये इससे कहीं पे खतरा हो सकता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स कैन गो उस बिल्डिंग को बचा लें, लाइक दैट, तो कैजुअलिटीज़ कम होंगी. सिविलियन एप्लीकेशंस आर मैनी. और इमेजिन करिए मिलिट्री एप्लीकेशंस कैसी हो सकती हैं. तो यू कैन आइडेंटिफाई अ फ्रेंड फ्रॉम ए फो फ्रॉम 35 सेंटीमीटर अपार्ट. किसी ने छुपा दिया बिल्डिंग के पास में कोई थिंग, यू कैन इमीडिएटली कवर कि ये बिल्डिंग है, ये डेकॉय है, ये डेकॉय नहीं है, यू कैन ड्रिल डाउन. और फिर है कार्टोसाट सीरीज जो कि पैंक्रोमेटिक कैमरा के बेस पे आधार है, जो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस लेता है. वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है मिलिट्री आइडेंटिफिकेशन में. और इसका खास क्वालिटी है कि 45 डिग्री तक चेंज किया जा सकता है. तो अगर कोई सपोज हमको फोकस चेंज करना हो कि हमको छोड़ना नहीं है कि ये पाकिस्तान रीजन के उधर जा रहा है, तो यू कैन कीप टिल्टिंग इट एंड देन कीप इट बैक. ये कैपेसिटीज मूवमेंट की बहुत ही रेयर होती है. आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ भारत ही करता है, बिकॉज बाकी सब जगह इस स्टैंडर्ड वन वे लुक डाउन. क्योंकि हम लोग कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखते हैं, बाकी लोग कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं देखते हैं क्योंकि वो फेक करेंसी प्रिंट कर रहे हैं. हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी रियल करेंसी है कि जो बनाया है उसको मल्टीपल यूज़ में हम लेकर आए, बाकियों को इसकी ज़रूरत नहीं है. कार्टोसैट 2B, कार्टोसैट 2C ये रेकनेंस पर्पज के लिए भी यूज़ हो सकता है. और कार्टोसैट 2B बार बार उस पर्पज़ के लिए बार बार उसी एरिया पे फोकस किया जा सकता है उसके थ्रू, और वो 10 जगहों को एक साथ ऑब्जर्व कर सकता है. तो यू कैन सी, ऐसा तो नहीं होता है पिक्चर जो मूवी में दिखता है, ऐसा नहीं होता है. नंबर्स के बेसिस पे होता है, स्क्रीन्स पे नंबर्स होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करके आप लोग ट्रांसलेट करते हैं. मूवी के जैसा नहीं होता है कि एवरीथिंग के, समटाइम्स क्लाउड्स आर देयर, तो ये क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट कर सकता है. दैट्स व्हाई ब्लैक एंड वाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा है सैटेलाइट रिकनेंस पर्पस, जो कार्टोसैट 2C है और वो उसको बार बार यूज़ भी किया गया. और कार्टोसैट 2E जो कि 0.6 मीटर बाय 0.6 मीटर की लार्ज स्केल इमेजरी कर सकता है, हाई रेजोल्यूशन. आपने देखा ही होगा टीवी पे कितनी शार्प रेजोल्यूशंस थी भारत के मिलिट्री के पास, एग्जैक्टली वैसी ये करता है कार्टोसैट 2E. और ये वॉरफेयर में भारत को लीडरशिप देता है, क्लियरर इमेजेस. और इसको अर्बन प्लानिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं और बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट. इतना एक्यूरेसी है. okay? फिर है यूएस सीरीज़ है जो 2BR2 के जैसा ही है, रीसेट का. जो यूएस सीरीज़ है भाई, मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो भी यूएस नाम है बाय डिफ़ॉल्ट, बट यूएस सीरीज़ है फैंटास्टिक रिजल्ट. जो RS-2BR के जैसा है, 35 सेंटीमीटर अवार्ड, उसी का उसका रेजोल्यूशन है. फिर GSAT-7 सीरीज़ है, लार्ज स्केल कम्युनिकेशन, जो इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है और वो डेडिकेटेड है इंडियन नेवी के लिए. जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में है, तो बहुत ही इसका वाइड एरिया नेटवर्क है, पूरा चाइना कवर करता है, पूरा पाकिस्तान, एंटायर IOR रीजन प्लस मोर, जिस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे. जैसे कि 2 सैटेलाइट्स को ऐसे अगर प्लेस किया जाए ऑन इक्वेटर, थोड़ा ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होते हैं, सन के मूवमेंट्स चलते रहते हैं, तो अगर उनको प्लेस किया जाए तो दे कैन हैव वाइड एरिया कम्युनिकेशन. इस तरह के भारत को 7 सैटेलाइट्स चाहिए, 7. अभी GSAT-7 का A, B, C और A शायद उनको बिकॉज ये पावर्ड सिस्टम्स होते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देयर एनर्जी गोज आउट बिकॉज दे वर्क 24/7, तो इसलिए पीरियडिकली उनका पावर सिस्टम जाते हैं. शायद फ्यूचर उसमें सोलर बेस, क्योंकि अब बैटरीज कैन एक्सप्लोड ऑल्सो, तो देयर आर अल्टरनेट पावर सोर्सेज यूज लाइक सोलर. व्हेन मोर एडवांसमेंट हैपन्स देन यू विल सी कि और भी लंबे समय तक सैटेलाइट्स रहेंगे, कुछ परमानेंट भी रह सकते हैं. और फिर 7A जो है एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड है, 2018 में लॉन्च किया गया था. ये सारे एयरफोर्स सेंटर्स को इंटीग्रेट कर देता है. इसमें एवैक्स भी इंक्लूड हो जाता है, रियल टाइम कंट्रोल,
या एवैक्स, BRA, ब्रेव, A50, बेरिएव A50 को भी कंट्रोल करता है, फाल्कन भी, और DRDO नेत्र को भी इंटीग्रेट करता है। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडियन आर्मीज एविएशन कॉर्प्स को यूज़ करती हैं, नेवल एविएशन कॉर्प्स को यूज़ करती हैं। नेवल एविएशन कॉर्प्स यूज़ ओनली द GSAT-7C और 7, बट ये भी यूज़ कर दिया जा सकता है। सो देयर इज़ नो डेड सैटेलाइट इन द स्पेस। तो जो किसी चीज़ के लिए नॉट वर्किंग, फॉर अदर थिंग्स दे आर वर्किंग, आप समझ सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को डेलिबरेट डिक्लेयर किया जाता है डीकमीशन। ओके, तो हाइसिस सीरीज़ है वो नेवी के लिए भी करता है, जो इंफ्रारेड उसमें काम करते हैं, तो इससे बहुत डिटेक्शन होता है UAVs का, प्लस पर्सनल का, प्लस अंडर वाटर एसेट्स का। तो इसकी जो रेंज है 0.4 to 0.95 माइक्रोमीटर्स और 0.85 to 2.4 माइक्रोमीटर्स, जो 10 नैनोमीटर की बैंडविड्थ पे, और 256 कंटिग्यूअस स्पेक्ट्रल बैंड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई नहीं बीट कर सकता। ताइवान के लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, चाइनीज कैन बी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बट ऑन मिलिट्री प्रोडक्ट्स एंड सैटेलाइट्स इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट इन दिस कैटेगरी। मैं तो मानूंगा इंडिया को बेस्ट, नो अमेरिकन कंपनी कैन कम क्लोज। ठीक है, नाउ एमीसाट सीरीज में इज ए रेकनेंस सैटेलाइट, ये कौटिल्य का पार्ट है। ये एनीमार्ट सीरीज जो है रडार बेस्ड इंफॉर्मेशन, दुनिया के दुश्मन के रडार्स बता देता है। तो ऑल अमेरिकन और एनी रडार्स इन इंडियन ओशन रीजन और ऑन लैंड आर नोन टू इंडिया। इसलिए भारत F-35 को पकड़ रहा है मक्खी के जैसा, मच्छर के जैसा, है ना, नेट डाला पकड़ लिया। फिर कार्टोसाट 3 सीरीज है, ये सारे EOS 8 के प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि रिसैट 2BR के बारे में बताया था। और ये लोग 0.25 मीटर्स, 1 मीटर का रेजोल्यूशन, 0.35 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस पे डिस्टिंग्विश कर लेना ऑब्जेक्ट्स को, ये सब काम करते हैं। मतलब कोई सटा ही होगा टैंक, 2 टैंक, या छुपाने के लिए क्या होगा, एक डेका और एक रियल, पहचान लेगा वो। और 7R जो इंडियन नेवी के लिए प्लान किया गया, उसकी कैपेबिलिटीज बहुत सारी सीक्रेट भी है, और सम ऑफ दीज सैटेलाइट्स कैन बी आर्म्ड ऑल्सो। GSAT-7B कैन बी आर्म्ड, मैंने बोला आर्म है नहीं है पता नहीं, कैन बी आर्म्ड। और मल्टी बैंड सैटेलाइट GSAT-7B है, ये बड़ा सैटेलाइट है, और इसको एक भारतीय प्राइवेट कंपनी बना रही है, न्यू स्पेस इंडिया। और ये बियॉन्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये ट्रूप्स को टैक्टिकल ऑपरेशन में मदद करने वाला है, बियॉन्ड लाइट ऑफ, हेलीकॉप्टर का भी जरूरत नहीं, दे कैन हैव टर्मिनल्स एंड दे कैन गो एंड अटैक देम। और 7C तो आपको मालूम बता दिया मैंने। फिर फेज 3 के जो 2052 सैटेलाइट्स है, वो इन्हीं कैटेगरीज के होने वाले हैं, टॉकिंग टू ईच अदर विद AI कम्युनिकेशन में। तो कुछ होंगे इसमें LEO में, जो 160 से 2000 किलोमीटर की हाइट में होता है, कुछ जियोसिंक्रोनस जो 35,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, और कुछ MEO होते हैं जो इनके बीच में रहेंगे। तो जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा एरिया देख सकता है, एंड द मोर कैपेबिलिटीज नीडेड। जितना लो होगा, जैसे स्टारलिंक के सैटेलाइट बहुत लो है, सो दे नीड ए कंटिन्यूअस सैटेलाइट सिस्टम, और बहुत छोटे छोटे हैं। ओके, ना बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं जो बताए नहीं जाते हैं, वो दे आर ऑल्सो देयर एक्टिव। तो एक जो है ट्रायल वाला है माइक्रोसॉफ्ट R, वो उसको भारत यूज़ करता है, कुछ कैपेबिलिटीज उसकी यूज़ करता है, जो अभी तक डिसमेंटल नहीं किया गया है। तो ये स्पेस का जो मिलिटराइजेशन है, ये शुरू किया गया वेस्ट से, और ये सारे जो है ना, जैसे गैटलिंग गन से लेके ऑल द किलिंग मशीन्स आर क्रिएटेड बाय द वेस्ट। दैट्स व्हाई दे कुड डू द कॉलोनाइजेशन। गैटलिंग गन से कॉलोनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ साउथ अमेरिका में, इन्होंने यूज़ किया हर जगह। यूरोप के ब्रेन है, डर्टी ब्रेन्स। लेकिन अब बाकी देश समझ गए हैं कि इन लोगों से, क्योंकि दे विल नॉट कीप, उनका जो पुराना हैबिट है, जब भी गरीब होते हैं एशिया को लूटते हैं, जैसे अभी भी शुरू कर दिया वापस टैरिफ वॉर के थ्रू। तो जैसे ही ये लोग नहीं छोड़ने वाले भारत को। अब भारत को, अब ये बड़ी मूर्खता है कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ लैंड भारत का, नहीं तो चाइना, भारत और रशिया तीनों मिलके एटलीस्ट एशिया को प्रोटेक्ट करें कि वापस लूट ना हो, कॉलोनाइजेशन लूट। ये लोग फ्री जो ऑपरेशंस करते रहते हैं मिडिल ईस्ट में, मार दिया, बॉम्ब गाड़, ये सब रीजनल इश्यूज होने चाहिए।
भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे हिसाब से इनको खुला छोड़ देना चाहिए, भाई मार लो आपस में, हमको कोई ज़रूरत नहीं आपकी। लेकिन द वेस्ट आता है कुछ चोरी करने के लिए। अभी इस समय रेयर अर्थ के पीछे पड़े हुए हैं। पहले गोल्ड के पीछे थे, उसके बाद स्पाइसेस के पीछे थे, फिर गोल्ड वापस आ गया, फिर उसके बाद अब पीछे थे तेल के पीछे, अब कुछ और ढूंढ लिया है रेयर अर्थ। तो उसी तरह से उनकी दुकान चलती है। अब उससे बचने के लिए भारत को स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हर तरफ से, और पाकिस्तान नाम के जो डिजीज़ है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बीमारी है। वो उनको इस्लामिज़म के चक्कर में वो सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए लगे हुए हैं, ताकि वो पश्चिमी देशों को ज़मीन दे दे। खुद की ज़मीन बेच दी उन्होंने, बांग्लादेश ने भी गिरवी रख दी। ये बहुत बीमारी है, और भारत को, म्यांमार को भारत में वापस इंक्लूड करना पड़ेगा, बांग्लादेश में इस्लामिज़म को ख़त्म करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में भी ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो अदर। ये पीस किसी को शांति से रहने देते हैं। पीस की बात करते हैं, वो चाहते हैं पीस तब हो जब सब लोग उनके जैसे बन जाए। अगर उनके जैसे बन गए तो ज़मीन को नोच के खा जाएंगे लोग, बिक जाएगा। भारत में जो भी सो कॉल्ड मुगल बोलते हैं, वो बहादुर शाह जफर, उसके पहले जहांगीर, सबने भारत को बेचा। उनका ज़मीन ही नहीं है, हिंदुओं का ज़मीन है, सबने बेचा, चोरी करी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया उसके बाद, है ना। तो बट ये इसलिए बहुत ज़रूरी है भारत का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप सब लोग जो यूथ है स्पेशली, जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग एज एन इंटर्न ज्वाइन करिए, वर्क, गेट एक्सपीरियंस, गेट योर हैंड्स डर्टी। इंजीनियरिंग का अर्थ ये नहीं होता है कि प्रवचन देना 24 घंटा। इंजीनियरिंग का अर्थ होता है ग्राउंड पे बैठ के मशीन्स को बनाना। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। एंड डू सपोर्ट अस, हमारा लिटरेचर फेस्टिवल आने वाला है, वी नीड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू, सो प्लीज़ फील फ्री टू डोनेट एज वेल एज हेल्प अस एक्सपैंड सेप्टोलॉजी आउटरीच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।